नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज तक अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक जो हमारा विषय है बाल विकास, तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो बाल विकास है ये है क्या, आखिर हमारा विषय है, हम अब इस विषय के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है यूपी टेट, तो इसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमने फिर जाना था उसके बाद कि विकास क्या होता है, विकास की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सारी स्टेजेस जानने के बाद आज हम यहाँ देखने आए कि जो हमारा विषय है बाल विकास, इसकी जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है। ये जो बाल विकास विषय है इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से आया है। देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो बाल विकास ये पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शिक्षक बनने वाले हैं, हम आगे जाके किन को पढ़ाएंगे? बच्चों को, बालकों को, ठीक है। तो उनको जानने के लिए हमें इस विषय का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे महान महान दार्शनिक हुए हैं उनके समतुल्य बनने के लिए ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो बाल विकास है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारा विषय है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज हम इस विषय को किस नाम से जानते हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, इससे पहले हम इस विषय को किस नाम से जानते थे? इससे पहले हम इस विषय को जानते थे बाल मनोविज्ञान नाम से। ठीक, बाल मनोविज्ञान से पहले हम इसको जानते थे शिक्षा और मनोविज्ञान नाम से। यहाँ पर ये जो दो विषय हैं, ये दो विषय अलग अलग अपने आप में थे, एक था शिक्षा और एक था मनोविज्ञान। तो हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा और मनोविज्ञान नाम था, इससे लेके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तक कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें इसका जो है नाम ये चेंज करना पड़ा, क्यों हुआ। अब देखिए, यहाँ पर कौन से पहला शब्द क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन वर्ड है, इसको लैटिन भाषा के लिया है। ठीक है, ये जो एजुकेशन शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटर से बना है। किससे? एजुकेटर से बना है। इसमें दो शब्द हैं, ई और ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर की ओर। तो देखिए, ये कहने का मतलब क्या है कि जो अंदर से बाहर की ओर निकालते। अब निकालते क्या है? ये जो अंदर से और बाहर की ओर जो निकालना है, तो हमें ये देखना है कि निकालते क्या है, क्यों निकालते हैं। ये तो दिमाग में प्रश्न आता होगा ना कि अंदर से बाहर की ओर निकालते तो हैं, बट क्या निकालते हैं। देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा में हम क्या करते हैं? जो बालक है आपका, तो बालक के अंदर जो भी शक्तियाँ निहित होती हैं, जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालने का जो काम करती है वो शिक्षा करती है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा शब्द आपका क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द क्या है? मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। पता है ना। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। तो साइकी का मतलब क्या है? आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना। जो साइकी शब्द है, इसको आत्मा, मन, मस्तिष्क एवं चेतना के संदर्भ में लिया गया है। और ये जो लोगस है, इसका मतलब है अध्ययन करना एवं विचार करना। तो अगर हम इसको मिलाकर पढ़ें तो क्या होगा? जब हम आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना का अध्ययन करते हैं या उन पर विचार करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका मनोविज्ञान होता है। ठीक है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखिए, जैसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है, ये अरस्तु ने दी है। अरस्तु ने क्या कहा है? जो मनोविज्ञान है ना, ये आत्मा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? जो मनोविज्ञान विषय है, इसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो आत्मा का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, जो विज्ञान, देखिए मनोविज्ञान में क्या विज्ञान आ रहा है, तो ये हम सभी जानते हैं। जो विज्ञान है हमारा, जो विज्ञान विषय है, वो किस चीज़ का अध्ययन करता है? जो चीज़ प्रत्यक्ष होती है, हमारे सामने जो चीज़ होती है, हमारे सामने जो प्रत्यक्ष होती है, जिसे हम देख पाते हैं, विज्ञान में हम उसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। और ये जो आत्मा है, आत्मा तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है नहीं, आत्मा का तो कोई अस्तित्व है नहीं, तो हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो ये जो अरस्तु का कथन है, इसमें मिथ्या है, कहीं ना कहीं ये बात गलत साबित होती है कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है ही नहीं, तो हम उसका अध्ययन भी नहीं कर सकते। तो इनकी ये जो परिभाषा है, प्लेटो और डिकार्टेस
है, ठीक है। इसका समर्थन किया है इसी परिभाषा का, जो अरस्तु महोदय हैं इनका समर्थन इस परिभाषा के लिए प्लेटो और डिकार्टे ने भी किया है। अब देखिए, जब ये जो परिभाषा है आपकी 16वीं शताब्दी की है। अब 16वीं शताब्दी से जब हम आगे चले तो फिर एक नए मनोवैज्ञानिक हुए, पोपोनॉजी। तो पोपोनॉजी जी ने क्या कहा कि मनोविज्ञान में मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी ये बात इनकी गलत साबित हो गई। कैसे? अगर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और विज्ञान में उन्हीं चीजों का अध्ययन प्रत्यक्ष होती हैं, तो फिर मन और मस्तिष्क का भी तो कोई अस्तित्व नहीं है। मन और मस्तिष्क, मन को क्या हम देख सकते हैं? क्या हमारे सामने प्रत्यक्ष है? नहीं है। तो जो इनकी परिभाषा है ये भी यहाँ पे गलत साबित हो गई। फिर तीसरी, जब हम और आगे बढ़े तो फिर क्या परिभाषा आई? ये विलियम ओंट है, इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। चेतना, चेतना प्रत्यक्ष है? नहीं है। तो इनके साथ भी वही बात आ गई। फिर अब ये अब जो आज की में जो परिभाषा हो गई है, जो वॉटसन महोदय ने दी है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो है उसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किस चीज का? व्यवहार का। किसके व्यवहार का? बालक के व्यवहार का। तो ये जो मनोविज्ञान विषय है, इसमें वॉटसन ने कहा है कि हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हम बालक के व्यवहारों का, लेकिन ने बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? ये जो हमें पता कैसे चला कि बालक के अंदर कौन सी शक्तियां नहीं है। अब देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, हम किसके पास गए? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर सबसे पहले ये पूछेगा ना कि आपको क्या बीमारी है, आपको ये बीमारी कैसे हुई। तो वो हमें कुछ टेस्ट लिख के देता है। टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम टेस्ट कराने के लिए गए, फिर ये जो रिपोर्ट आई तो हम रिपोर्ट को लेके किसके पास गए? फिर से डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर को पता चला कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है और उसको बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे बालक है, बालक पहले इसके पास गया, शिक्षा लेने गया, तो इसने बालक को यहाँ भेज दिया मनोविज्ञान के पास। तो जो मनोविज्ञान है इसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन किया गया, तब उसे पता चला कि उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। फिर मनोविज्ञान ने फिर से वापस उसे शिक्षा के पास भेज दिया। फिर शिक्षा ने क्या कहा, क्या किया? शिक्षा ने उसके अंदर जो शक्तियाँ थी, जो मनोविज्ञान ने उसके पास रिपोर्ट भेजी थी कि इस बच्चे में ये शक्तियाँ हैं, तो शिक्षा ना उसको बाहर निकालने का कार्य करने लगी, ठीक है। तो आज देखिए, पहले ये दोनों विषय अलग अलग मिलकर कार्य कर रहे थे, तो ये कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अब जब आज के युग में ये दोनों विषय मिलके जब कार्य कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहा है उसको, दूसरा उसकी शक्तियों को बाहर निकाल रहा है, तो आज के युग में ये विषय बहुत ही अच्छे से काम कर पा रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो बाल मनोविज्ञान विषय है, जो पहले शिक्षा और मनोविज्ञान था, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कैसे बना, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र किस प्रकार से, कितने अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। हमने देखा कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो वो इसके अकॉर्डिंग गलत साबित हो रही, कौन सी परिभाषा है कि जो आज के हिसाब से, आज के काल में, आज के युग में कौन सी परिभाषा सही साबित हो रही है, ठीक। आज हमने देखा कि बाल विकास का जो इतिहास है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इसमें जो अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम। बालक की जो अवस्थाएं हैं वो अध्ययन की दृष्टि से कौन सी हैं, हमें किन किन अवस्थाओं का यूपी टेट के माध्यम से, सी टेट के लिए हमें कौन कौन सी अवस्थाओं का गहन अध्ययन करना है। फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, कौन सी अवस्था में विकासात्मक लक्षण कौन से हैं। तो ये सारी वीडियो लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे ग्रेट मंत्रा एकेडमी को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।